एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए जो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम बेहतर करंट अफेयर सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमारे पिछले 24 घंटे में हमारे एग्जाम को देखते हुए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चीजों को शेयर भी करें। हमारी वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके लिए बेनिफिशियल यूजफुल वीडियो हो सकती है। आपके एग्जाम्स को देखते हुए बेहतर चीजें आपको करवाने की कोशिश की जा रही है। इस क्लास का आपको पीडीएफ नोट जो कि हैंड रिटेन है, मैंने वो नोट्स मैं बनाता हूं जो जिससे मैं आपको क्वेश्चंस निकालता हूं, वो मैं आपको फिर यहाँ सॉल्व करवाता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ। वो सेम पीडीएफ आपको हैंड रिटेन नोट्स जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से ना कर पाए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जो कि टीच मंत्रा 2022/टीम मतलब टेलीग्राम हो जाता है इसका मतलब। तो टीच मंत्रा 2022 आप सर्च करें टेलीग्राम पे, वहां से जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इतनी चीज मैंने आपको बता दी है। बाकी कुछ चीजें हैं वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप एज ए स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपका ये फर्ज है कि आप वीडियो पूरा देखें। जो वीडियो में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए आप हमें बोलिए, ठीक है, तो उनको आप ठीक किया जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। पहला आपका आज का जो क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे, तो ये आपका कब मनाया जाता है? मतलब इसका हो जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। तो ये आपका मनाया कब जाता है? ये आपका मनाया जा रहा है हमारे आप पिछले तारीख को, जो कि हम मनाया था हमने 9 मार्च को मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये आपका एक संस्थान है जो कि धूम्रपान से निषेध चीजों से काम करता है वर्ल्ड लेवल पे। यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, बाकी ये आपके ऐसे संगठन है जो इन्हीं चीजों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो आपका ये पहली बार प्रथम बार कब मनाया गया था? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, फैक्ट हो जाता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है आपका कि धूम्रपान निषेध दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था। तो आपका हो जाएगा 1984, 1984 में प्रथम बार मनाया गया। किस देश ने मनाने की शुरुआत की इसको? तो यहां पे लिखेंगे आप आयरलैंड। जिसका इस देश का पहले का नाम था हॉलैंड। हॉलैंड को बाद में आयरलैंड बोलने लगे। आयरिश लोग, आयरिश यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको आयरिश बोला जाता है, आयरलैंड लोगों को आयरिश बोला जाता है। इस देश का पहले का जो नाम था, आपने वर्ल्ड कप देखा होगा 2007 का, हॉलैंड की टीम होती थी, वहां पे कोई प्लेयर था जिसने 100 ऑफ कुछ रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया के खिलाफ ही, मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन हाँ हॉलैंड टीम थी वो। तो इस देश का नाम बाद में फिर हो गया आयरलैंड। ठीक, उसी देश को बोलते हैं। 1994 में इसको पहले मनाना शुरू किया गया। धूम्रपान निषेध दिवस आपका कब मनाया जाता है? 19 मार्च को। ठीक है, और अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि ये हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए तो हर साल मार्च माह में, ठीक है, और दूसरे बुधवार को, द्वितीय बुधवार को। तो आप इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछेगा नो स्मोकिंग डे मार्च माह के किस दिन मनाया जाता है, या फिर हर साल किस दिन मनाया जाता है, ऐसे करके पूछेगा। तो आपसे क्वेश्चन में दे देगा, शायद मार्च माह दे दे, दो बुधवार का दूसरा दिन दे दे, ऐसे देख ले। सेकंड आप लिखना, सेकंड बुधवार, 2 बुधवार ने सेकंड बुधवार, ठीक है, ऐसे करके चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अब नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन आपका हो जाता है, इसको इरेज करें। बाकी अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते चलें, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं नोट्स में नहीं इंक्लूड करता हूं, लेकिन यहाँ पे बोलता हूं। वो ऐसा है कि वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, उनको नोट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते हम तुरंत। नोट्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं। बाकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी नोट्स में ऐड की जाए, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाता है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध क्या क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है ये है
कि भगवान बुद्ध इनको भी बोला जाता है, महात्मा बुद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, मतलब मूर्ति है, वो किस स्थान पर बनाई जा रही है? सबसे ऊंची प्रतिमा किस जगह पर बनाई जा रही है? तो यहां पे आप लिखेंगे बोध गया, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा किस जगह बनाई जा रही है? बोध गया में, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर एसोसिएशन, देख लें एसोसिएशन, ठीक लिखा हो, एसोसिएशन द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है। इसका निर्माणाधीन जो है इस बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर, ये वर्ल्ड लेवल पे आपका है। बुद्ध मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर एसोसिएशन जो आपका है, ये वर्ल्ड लेवल पे, जो कि बोध गया में एक बहुत बड़ा संस्थान है, जो कि बुद्ध की मतलब महात्मा बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म भी बोला जाता है, बौद्ध धर्म ही बोला जाता है, तो धर्म वर्ड का चेंज करके धर्म हो गया बाद में, ठीक है। तो ये चीज आपकी एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना बुद्ध के बारे में, सब चीजों के बारे में, जो हमारे कल्चरल चीजें थी, कल्चरल मिशन थे शुरुआत के, आपका बुद्ध हो गया, जैन धर्म हो गया, बुद्ध धर्म हो गया, तो उसको धर्म ही बोला जाता था, ठीक है। तो ये चीज आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड फिर एक बाद में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर एसोसिएशन बना दिया गया, जिसके तहत महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बोध गया में निर्माणाधीन है, जो कि बनाई जा रही है, ठीक है। फाइबर ग्लास द्वारा ही बनाई जाएगी। अगर एडिशनल जानकारी आप लिखना चाहें तो ये फाइबर ग्लास द्वारा बनाई जाएगी, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें फाइबर ग्लास का यूज किया जाएगा, क्यों? क्योंकि हम पर्यावरण को देख के, मद्देनजर देख के इस चीज को काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है किन मूर्तिकारों के द्वारा यूज किया जा रहा है। भाई ये बोध गया में अगर बन रही है, तो इंडिया का रिलेशन करके हम चीजों को देखें अगर, तो कोलकाता के जो मूर्तिकार हैं, कोलकाता के मूर्तिकार, इनके द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रैंड स्काची। ग्रैंड स्काची क्या है? ग्रैंड स्काची आपका चेस का टूर्नामेंट है, ग्रैंड मास्टर चेस में जैसा बोला जाता है, तो ग्रैंड स्काची उसी से रिलेटेड है। ग्रैंड स्काची ये क्या है आपका? तो ग्रैंड स्काची आपका एक टूर्नामेंट है, कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। ग्रैंड स्काची, इसके आगे आप लिखेंगे कैटोलिका, ठीक है, इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट, यही है कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट। मतलब ये शतरंज का है, इसको शतरंज से रिलेट करके हम बोलेंगे। यहाँ पे ग्रैंड वर्ड लिखा है, तो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं चेस के, जो बनते हैं, जैसा कि पिछले हमने क्वेश्चन में बात की थी, इंडिया की जो लड़की आपकी, उन्होंने 21वां जो ग्रैंड स्लैम है वो जीता है, मतलब ग्रैंड स्लैम तो नहीं, ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है, जिसको बोला गया है। तो ये शतरंज से आपका रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। बाकी इंडिया के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है, ये जो आपका ओपन टूर्नामेंट प्रतियोगिता हो रही है, इसको जीता है। तो एस.एल. नारायण, एस.एल. नारायण आपके इंडिया के एक व्यक्ति हैं, एस.एल. नारायण फ्रॉम इंडिया। इन्होंने इस टूर्नामेंट के ये विनर रहे हैं। क्या नाम है टूर्नामेंट का? ग्रैंड स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट, जो कि शतरंज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किस जगह के रहने वाले हैं? तो ये आपके तिरुवनंतपुरम के रहने हैं, तिरुवनंतपुरम,
ठीक है, ये हो गया, अगर ये पूछ दिया आपका। लेकिन इसके पहले ये 41वें ग्रैंड मास्टर का जो आयोजन हुआ था टूर्नामेंट का, ये उसके भी विनर रह चुके हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। ये 41 नंबर के ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं, चेस टूर्नामेंट के ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं, जो कि 41 नंबर 41 नंबर का टूर्नामेंट था। तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आपका है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है वुमेन्स डे से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चंस मैं आपके वही पिक करता हूं जो कि आपके एग्जाम्स को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट हों, और उन पे उतनी चर्चा करना आसान मतलब जरूरी रखता हूं जितना जरूरी है। बेवजह की एडिशनल जानकारी आप कर देंगे अगर, तो फिर अगर पूरा दिन आप करंट अफेयर को देंगे तब भी रट्टा नहीं मार पाएंगे। ये आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए। सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ना कितना है, क्लास देखें, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो नहीं देखते हैं, या फिर कभी कभी देखने आ रहे हैं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव व्यू है पढ़ने का, सबका नजरिया अलग है, सबका पढ़ाने का भी तरीका अलग, आप सबको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आपका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना रहे आपको नोट्स तो मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर आपका ये होना चाहिए कि अगर आप 20-25 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ, ज्यादा कोशिश रहती है 30 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि आधे घंटे करंट अफेयर के लिए बहुत है। आधे घंटे अगर आप अभी पढ़ते हैं, खुद नोट्स बना रहे हैं, तो जब आप सुबह पढ़ लेते हैं तो शाम को आपको ये करना चाहिए उस नोट्स को 1 घंटे और रिवाइज करना, तो उस दिन का करंट अफेयर आपका पूरा क्लियर होगा। कम्युनिटी बॉक्स पे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रोज डाले जाते हैं, 4, 5, 2, 3, 4, 5। हम कोशिश कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ा दी जाए, ठीक है। हमारी टीम जो वर्क इन प्रोग्रेस में चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से काफी चीजें हमारी डिले होती हुई आ रही हैं, तो उन चीजों को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी करंट अफेयर पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम करंट अफेयर पे उतना मेहनत कर रहे हैं कि आपकी चीजें संतुलित वे में चलती रहे, संतुलित रास्ते पे चलती रहे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है उस पर डिस्कस अगर हम करें तो यूएस वुमेन ऑफ करेज अवार्ड इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल यूएस वुमेन करेज अवार्ड, हिंदी में भी आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय यूएस यूनाइटेड स्टेट्स महिला करेज का मतलब साहस पुरस्कार आप बोल सकते हैं, जो कि वुमेन्स डे के अवसर पर दिया गया है, वुमेन्स डे के दिन दिया गया है, ठीक है। वुमेन्स डे के दिन ये दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये किसने जीता है, ये 2022 का अवार्ड है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है कि किसको दिया गया, तो रिजवाना हसन है आपकी, रिजवाना हसन, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। राजधानी ढाका, करेंसी टका, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एडिशनल जानकारी है। अब अगर रिजवाना हसन के बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, इनका किससे मतलब है, कौन है ये, कौन है, इनके बारे में अगर जानना चाहें, तो ये एनवायरमेंट की एडवोकेट है, मतलब पर्यावरण वकील बोला जाता है। पर्यावरण वकील क्या होते हैं, पर्यावरण वकील वो लोग होते हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो केसेस वगैरह होते हैं उन पे अपना डिटेल एनालिसिस जमा करते हैं WHO को, यूनेस्को को, और किसी भी देश की सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, जो हाई कोर्ट डाटा मांगता है सरकारों से, या किसी भी पत्रकार में कोई भी न्यूज अगर ऐसी छप रही है जो कि एनवायरमेंट से को हानि से रिलेटेड है, तो पर्यावरण वकील वो लोग जो होते हैं वो उस न्यूज को फोकस में लाते हैं, उभर के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं कि वो चीज ऊपर है, सबके सामने आए। फिर इसमें हम ये बात करें कि कुल कितनी महिलाओं को दिया गया ये अवार्ड, जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है ये। तो ये अवार्ड आपका कुल 12 महिलाओं को दिया गया है, जिसमें से एक आपकी रिजवाना हसन है, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं, और इनको सन 2012 में रमन मैग्नेसिस क्या हो जाता है, रमन मैग्नेसिस आपका एशिया का भारत रत्न बोला जाता है। ये रमन मैग्नेसिस अवार्ड जो है आपका एशिया का भारत रत्न बोला जाता है, एशियाज भारत रत्न, भारत में भारत रत्न दिया जाता है ना,
तो ये एशिया का भारत रत्न बोला जाता है, जो कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड या कोई आपका ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सोशलिस्टिक है, समाज के सुधार के लिए काम है, तो ये आपका अवार्ड रमन मैग्सेसे दिया जाता है। 2012 में वो अवार्ड इनको मिल चुका है। 2022 में इनको मिला है इंटरनेशनल यूएस वुमेन करेज अवार्ड। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर होगी। एक क्वेश्चन आपका यहीं से हम और बना दिया, अगर इंडिया के जो आपके रवीश कुमार हैं, पत्रकार हैं एनडीटीवी के, एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनको यह अवार्ड मिल चुका है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि रवीश कुमार जी जो हैं आपके एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुख्य पत्रकार, जो जिनका प्राइम टाइम शो 9 बजे आता है एनडीटीवी पर, तो उनको ये अवार्ड भारत में मिला है। भारत की पत्रकारिता के, इनके जो स्वतंत्र पत्रकारिता उनकी है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये करके हमें बताना है कि ये अवार्ड इनको किस वर्ष में मिला है। ईयर आपको बताना है कमेंट में करके, कमेंट में बताएं कि किस साल इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका हो गया डिस्कस, और स्क्रीनशॉट लें तो ले लें, फिर आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है IAFA। IAFA क्या है? तो आपका इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स होता है ना आपका, तो इंडियन एयरफोर्स की अकेडमी भी होती है। अकेडमी का क्या मतलब होता है, हो जाता है जैसे आपका हो गया बीटीसी डीएलएड। ठीक है, आपका बीटीसी डीएलएड होता है ना, तो उसमें आप ट्रेनिंग पे जाते हैं। जब आपका बीटीसी में सिलेक्शन हो जाता है, आप चुन लिए जाते हैं, तो वो आपकी ट्रेनिंग होती है जो आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, तो उसको हम एकेडमी के थ्रू रख सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में भी यही होता है, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेजुएशन तो करता है नहीं, जाके ग्रेजुएशन के पहले 12th के बाद आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। अगर आपका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो जो आपका 2 साल का प्रोसेस होता है, 3 साल का प्रोसेस होता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जो बच्चे इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बारे में पता होगा। तो उसमें जो एकेडमी के थ्रू हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके तहत जो एकेडमी है भारत सरकार की, उसमें हमें सब चीजें सिखाई जाती हैं, हमें एयरफोर्स की पढ़ाई की जाती है। जैसे आपका एक सेकंड एग्जांपल मैं और दूं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे अगर हम डिस्कस करें करंट अफेयर पे, यही होता है कि जब चीजें आप ज्यादा डिस्कस करने लगे, फिर आप कुछ लोगों को ये लगता है, पर्सनली मुझे मैसेज आते हैं करंट अफेयर थोड़ा क्रिस्प रखा जाता है, चीजों को डिटेल में नहीं समझाया जाता है, तो फिर डिटेल में समझाने का मतलब यही है कि वीडियो बड़ा होगा। अब मैं जैसे मैं अकेडमी की बात कर रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, पहले तो लिख लेते हैं IAFA। ठीक है, तो अगर इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना आपके 1938 में हुई थी। ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स की जो अकेडमी होती है, अकेडमी का मतलब ये हो जाता है जैसे कि आप IAS में सिलेक्ट हो गए, सिविल सर्विसेज का आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, आप यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्ट हुए, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू वगैरह आपने जो 3 स्टेप होते हैं तीनों आपने क्वालिफाई कर लिए। 3 स्टेप में क्या होता है आपका प्री मेंस इंटरव्यू, PMI जिसको बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है PMI होता है। मैंने PMI कर लिया, हम बोलते हैं ना यूपीएससी में तैयारी कर रहा था, मैंने PMI क्लियर कर लिया है और मेरा हो गया है। PMI का मतलब यही हो जाता है प्री मेंस इंटरव्यू, मैंने तीनों चीजें क्लियर कर ली। अब होता क्या है, आप जब ये तीनों चीजें क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आप IAS नहीं बन जाते हैं, आप IAS नहीं बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे। इसमें आप पढ़ाई करेंगे जाके, आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर जो आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर में कहीं नहीं लिखा होगा कि आप IAS बन गए, आप IAS की ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, नहीं लिखा होगा। आप रिकमेंड किए जाएंगे, यूपीएससी के थ्रू आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप 1 साल की ट्रेनिंग पढ़ाई करने के लिए, किस चीज की पढ़ाई करेंगे जाके, अगर आप IAS की रैंक में सेलेक्ट हुए, मतलब आप 100 के ऊपर रैंक आपकी है, 100 के मतलब नीचे पीछे, इससे अब नहीं, इससे कम, मतलब 1 से 100 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आप निश्चित ही IAS ही बनेंगे। इसके बाद अगर है तो IPS बनते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपकी हो गई। तो अगर आपकी रैंक 1 to 100 है तो आप जा रहे हैं, आपको यूपीएससी रिकमेंड लेटर भेजेगा, PMI के बाद आपको यूपीएससी रिकमेंड लेटर भेजेगा कि आप अब जाएंगे, यूपीएससी ने आपको रिकमेंड कर दिया है, 1 साल की आप पढ़ाई करें जाके, उसके बाद जब वहां आपके एग्जाम्स होंगे, सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा IAS की पोस्ट पे। फिर भी आप IAS की पोस्ट पे सिलेक्ट होने के बाद आपको 3 साल जूनियर ट्रेनिंग पे रहना पड़ता है किसी सीनियर IAS के नीचे। तो ये सारा प्रोसेस है, तो इसी को बोल दिया गया बाद में। इसी तरीके से आपका इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में होता है, यहाँ पे यूपीएससी भी आपको अकेडमी में ही भेजता है। जैसे आपका लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी हो गया, ये सब आपका हो गया। जैसे लवासना बोल देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इसको लवासना बोलते हैं, तो वो आपकी अकेडमी है। ठीक है, वहां IAS ये नहीं बोलेंगे मैं IAS हो गया आप जा रहे हो ट्रेनिंग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्थापना इसकी कब हुई? इंडियन एयरफोर्स की 1938 में। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। तो आई इंडियन एयरफोर्स अकेडमी लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। ठीक है, इसके जो हेड बने हैं वो कौन बने हैं? एयर मार्शल बीसी, एयर मार्शल बीसी शेखर। एयर मार्शल बीसी शेखर आपके बने हैं। यहाँ पे शायद मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग की वजह से 1938 इस वजह से लिख रहा हूँ कि इंडियन एयरफोर्स को जब दोबारा रिक्रूटमेंट के लिए बोला गया तो दोबारा जो स्थापना आपका मतलब स्थापना वर्ष जो रियल में है वो आपका 1932 होता है, लेकिन यहाँ पे हम आजाद नहीं हुए थे तब। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स जो आपका है, पहले इसका नाम बोला जाता है कि भारतीय वायुसेना डायरेक्ट बोल दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों के पक्ष में ना था उस टाइम, तो उस डेट को मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग की वजह से यहाँ पे 1938 लिखा, लेकिन आपका जो रियल है वो आपका 1932 होता है। बाकी कुछ चेंजमेंट्स ऐसे किए गए जिसमें बाद में इंडियन एयरफोर्स का नाम डायरेक्टली कमांडेंट में रखा गया, अंडर में ले लिया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नर्स वगैरह थे उनके अंडर में डायरेक्टली लिया गया, और तीनों सेनाओं को एक साथ करने की जो बातों के बारे में बात चल रही थी वो 1938 में आगे चेंज हुई। वो आपका हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तब उन चीजों को समझ में आ जाएगा। बाकी आप अगर कंफ्यूजिंग है, नोट्स में आपका सही लिखा होगा, कंफ्यूजिंग की वजह से मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, गलती है सबसे होती है। ठीक है, तो ये इस चीज के आगे अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी की जो आपकी एयर मार्शल है बीसी शेखर, इनको इसका हेड बनाया गया है, ठीक है, इनको हेड बनाया गया है। और अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, ठीक है। और बीसी शेखर अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी इनको नवाजा गया है। अति विशिष्ट सेवा मेडल क्या होता है? अति विशिष्ट सेवा मेडल, तो इसको बोला जाता है स्पेशल सर्विस मेडल बोला जाता है जिसको, तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है उन वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है जो एक लंबे कार्यकाल के दौरान जिन्होंने भारत के लिए सेवा दी है किसी भी फोर्स में, चाहे वो आपका एयर फोर्स हो, चाहे आपका इंडियन नेवी हो, चाहे आपका इंडियन आर्मी हो। ठीक है, तीनों में। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इंडियन एयरफोर्स की आपकी स्थापना 1932 हुई है। आप दिमाग से उस 1938 वाले वर्ड को निकाल दें, वो कंफ्यूजिंग की वजह से 1938 में जब दोबारा कमीशन से स्टार्ट हुए, 1938 में आने के बाद जब कांग्रेस अधिवेशन, क्योंकि हम उस समय आजादी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे थे, तो उस वजह से मैंने उस चीज को यहाँ पे शायद लिख दिया होगा। तो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के जो हेड बनेंगे वो एयर मार्शल बीसी शेखर बनेंगे, जो तेलंगाना के रहने वाले, इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है विश्व किडनी दिवस। तो विश्व किडनी दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस आपका मनाया जाता है 10 मार्च को। ठीक है, और इसकी इस बार की थीम क्या रही है? थीम पे फोकस कर दो इस बार की, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, थीम पर फोकस कर लें। पहली बार कब मनाया गया? तो फर्स्ट टाइम 2006 में। किसके द्वारा मनाया जाता? किसके द्वारा मनाया जाता? अगर ये पूछे शुरुआत किसने की, तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। और इनके साथ एक मतलब फेडरेशन और जुड़ा है, एक संगठन और जुड़ा है। दोनों संगठन मिल गए 2006 में फर्स्ट टाइम दोनों संगठनों ने मिलकर विश्व किडनी दिवस मनाने की घोषणा की, जिसकी इस बार की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल है। तो सेकंड आपका कौन हो जाता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन। सेकंड आप लिखेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ
किडनी फाउंडेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा कि टर्म लिखी है, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, किडनी के अध्ययन को बोला जाता है नेफ्रोलॉजी, क्योंकि किडनी का जो यूनिट होता है, बायो में आप पढ़ेंगे इस चीज को, किडनी का जो यूनिट होता है, इसको हम नापने जो यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन में नापते हैं, नेफ्रॉन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये आपकी टर्म आपको पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है, मैंने दे दी, फैक्ट है। तो किडनी का जो आपका यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसा कि आपका फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन हो जाता है, फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे फोर्स आपका न्यूटन हो जाता है, ठीक है। ये आपका मास होगा, ये एक्सेलरेशन होगा, जब दोनों चीजें मिलेंगी तो आपका फोर्स अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अलग एक्सप्लेनेशन। किडनी का आपका हो गया यूनिट नेफ्रॉन, तभी बोल दिया गया उस चीज को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन। जब ये दोनों संगठनों ने मिलकर ये घोषणा की हम 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाएंगे, और फर्स्ट टाइम आपका 2006 में मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, याद होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन हो गया, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, WHO ने एक ग्लोबल सेंटर फॉर मेडिसिन इंडिया में खोलने की घोषणा की थी, जिसको अब मतलब लागू करने के लिए, मतलब निर्माणाधीन करने के लिए परमिशन दे दी गई है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। क्या चीज है? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लिया, हो सकता है मैं मिस्टेक कर जाऊं कभी कभी लिखने में, क्योंकि पूरा ध्यान क्वेश्चन पे रहता है, फैक्ट बताने पे रहता है, तो हो सकता है मिस्टेक में कुछ गलत लिख जाए, तो उस पर मत जाए, आप अपने क्वेश्चन पे जाए। तो इसकी जो स्थापना की मंजूरी है, ये इसकी स्थापना इंडिया में हो रही है, और उसकी स्थापना कर कौन रहा है? ये WHO के सहयोग के द्वारा हो रही है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की जो बात है वो आपका हो रहा है गुजरात में, गुजरात के जामनगर में, ठीक है। हो गया क्लियर आपका? गुजरात के जामनगर में। ये हो गया ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो क्या बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में? GCTM जो आपका है। और इसके जो किसके मतलब पर्सपेक्टिव से ये चीज करवाई जा रही है? आयुष मंत्रालय जो आपका है, आयुष मंत्रालय, इनकी सलाह पर ये चीज की जा रही है। इन्होंने एक MOU साइन किया है, किसके साथ साइन किया है? WHO के साथ। इनके साथ मिलके, ये दोनों लोग मिलके, WHO और आयुष मंत्रालय, भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोलने जा रहे हैं। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर ये होगा, आयुष मंत्रालय आपका होता है ना, नए फार्मा कंपनी, नई दवाओं की खोज, कोविड की वजह से काफी चीजें मेडिसिन में बदल चुकी हैं, मेडिसिन की फील्ड में बदल चुकी हैं, तो ये ग्लोबल लेवल पे होगा। इंडिया में जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तेजी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग आपकी बढ़ जाएगी, मतलब आयुष मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना होगी। फिर अगर हम एक चीज फोकस करें, देखना चाहें, यहाँ पे WHO का नाम अगर आता है, तो अगर WHO का नाम आया है, तो जगह आपकी है नहीं, यहीं पे रेज करके लिखते हैं, ठीक है। WHO का नाम अगर आया है, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेड, ये 7 लिखा, ठीक है। हेडक्वार्टर HQ, हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा जिनेवा, ठीक है, जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। फिर इसके जो हेड है इस समय, हेड कौन है? हेड अगर लिख दें यहाँ पे, तो आपके जो अब WHO में आपने देखा होगा कई बार, आपने इस समय कोविड की वजह से उनको तो सभी जानते रहे, बाद में तो टेड्रोस, आपके टेड्रो एडनॉन, थोड़ा नाम अटपटा सा है, याद करने की कोशिश करें। टेड्रो एडनॉन आपका गेब्रेटिन है, गेब्रेटेंट। टेड्रो एडनॉन आप याद रखें, क्योंकि उसको याद करना थोड़ा टफ लग जाएगा, क्योंकि टफ टर्म है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से रिलेट करते हैं ये ज्यादा। तो ये चीज आपकी होगी। WHO के बारे में जो चीज पता होना चाहिए आपका हो गया, उसको आप
इस चीज को तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, WHO के बारे में जीके की बुक सब चीज में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपका सिर्फ रिवीजन हो जाता है, जो फैक्ट चीज होती है वो आपका रिवीजन हो गया। मेन जो क्वेश्चन है उसको आपको क्या फोकस करना है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो स्थापना की बात हुई है वो कहाँ पे हुई है, गुजरात और जामनगर में इसको स्थापित किया जाएगा आयुष मंत्रालय के सहयोग से। सलाह या सहयोग, दोनों बात एक ही है। और किसके साथ मिलके, WHO के साथ। चीज क्लियर हो गई होगी। आते हैं इसके बाद नए क्वेश्चंस पे। नया क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का जो परियोजना है उसका शिलान्यास कहां पे किया गया है, इस पे बात करेंगे अभी हम। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, इसको कहां पे चालू किया गया, लागू किया गया, ये हो जाता है आपका भारत की सबसे बड़ी। इस चीज पे फोकस करें तभी आपका क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना है, तैरती हुई है। आप अगर ऐसे चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आए, क्योंकि इस टाइप से आपके कई क्वेश्चन और बन जाएंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो इसका जो शिलान्यास किया गया वो किया गया तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में इसका शिलान्यास किया गया। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है ये, समथिंग 150 करोड़, 150.4 करोड़। 150 करोड़ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 150 करोड़ हो गया। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, M.K. स्टैलिन, इनका नाम यही है, इंग्लिश नाम है M.K. स्टैलिन है। तमिलनाडु चेन्नई हो जाता है। और किसके कहां पे, किस जगह पे, तो आपका हो जाता है थूथुक्कड़ी, एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पे। और आपका अगला जो टर्म हो जाता है कि SPIC बोला जाता है, जिसको स्पेशल चीजों के लिए बोला जाता है कि आपका कारखाना है SPIC, इसका नाम बोला जाता है। ये कारखाना आपका रिलेट करता है जो सौर प्लांट्स, पावर प्लांट्स लगाते हैं आपका भारत में कहीं भी हो, ये एक सरकारी संस्थान होता है। इसके अंडर में इसकी घोषणा की गई, भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु राज्य में होगी। इसकी स्थापना M.K. स्टैलिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। और इस परियोजना में जो लागत लगेगी वो लगेगी 150 मतलब 150.4 करोड़। क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, कम्युनिटी बॉक्स पे भी इसका आपका अपडेट मिला होगा। CISF का स्थापना दिवस। अब ये मैं क्वेश्चन इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया कि पिछली बार हुआ क्या था, जब मैंने इस क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था, CISF स्थापना दिवस, रेजिंग डे भी बोलते हैं इसको, रेजिंग डे, मतलब इस समय इस चीज का उद्गम हुआ CISF का, तो 10 मार्च 1969। अब पिछली बार हुआ क्या था, ये 10 मार्च को स्थापना हुई है, ठीक है, लेकिन इसको मनाया कब गया, स्थापना दिवस को हमने पहले ही मना लिया। कब मनाया हमने, 6 मार्च को ही मना लिया। अब 6 मार्च को जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैंने 6 मार्च आपको बताया था कि स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैंने उसको अपडेट भी किया था, कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया था। काफी बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि 10 मार्च को स्थापना हुई, सर ने बता दिया 6 मार्च। हुआ क्या, 10 मार्च को काउंटिंग थी आपकी इलेक्शंस की यूपी में। वैसे तो 10 मार्च को ही रेजिंग डे मनाया जाएगा CISF का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि आपका इंडियन फोर्सेस डिफेंस सिस्टम होता है। उसमें जो 6 आपके आते हैं, 6 के अंदर में ये भी आता है। जैसे आपका मुख्य हो जाता है NSA वगैरह है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है, बाकी चीजें हैं, CISF है आपका, पैरा कमांडोज की जितनी भी सेनाएं हो जाती हैं, सारी मिला के जब 6 का 6 मिला, 6 का ये 6वां पार्ट हो जाता है। 6 सेनाओं को मिला के आपकी एक सेना पूरी बनती है। तो CRPF भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। तो CISF का स्थापना दिवस रेजिंग डे 10 मार्च 1969 को ही होता है, लेकिन इलेक्शंस की वजह से इसको 6 मार्च को बनाया गया यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में।
इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन आना चाहें इस पे, CISF के महानिदेशक कौन है, तो हो जाएगा आपका शीलवर्धन सिंह महानिदेशक। ठीक है, शीलवर्धन सिंह। ठीक है, शीलवर्धन सिंह आपके हो जाएंगे महानिदेशक। और 10 मार्च को 1969 को इसकी स्थापना हुई। 1968 को जब आपका CISF का अधिनियम आया पार्लियामेंट में, तो उसको 1968 के बाद 1968-69 में इसको इंक्लूड कर लिया गया भारत की मुख्य सेनाओं में। अगला आ जाता है आपका थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको वैसे मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता था, इस क्वेश्चन को भी नहीं इंक्लूड करना चाहता, लेकिन आपका एक कंफ्यूजन दूर करना था कि होता क्या है। मैं तो यहाँ पे बहुत कुछ बता दूंगा आपको, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, फिर हो जाएगी दिक्कत। होता क्या है ना कि छोटे बड़े यूट्यूब का मतलब हो जाता है फिर। तो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार मेरा सब बराबर करते हैं, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार है, इनका जो देने के लिए बात की गई, आयोजन किया गया, और किसके द्वारा किया गया, 2018 के लिए। 2018 क्योंकि कोविड की वजह से नहीं दिए गए, तो 2018 की वजह से जो आपके श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने इन पुरस्कारों को दिया है। किन कैटेगरीज में दिया जाता है, किन 2 कैटेगरी में दिया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत कब से हुई, 1965 से। 2 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन कैटेगरी है इसकी, एक तो VRP हो जाता है, VRP का मतलब है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। ये कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, 96 कैटेगरी में। ठीक है, 96 लोगों को तक को दे सकते हैं, हम सिर्फ 96 लोगों को दे सकते हैं ये अवार्ड। सेकेंड आपका आ जाता है NSA मैंने अभी बता दिया था ऊपर आपको, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बोल देते हैं जिसको, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग बोलते हैं जिसको। तो इसके अंदर हम दे सकते हैं 141 लोगों को। ठीक है, इसमें 96 लोगों को, इसमें 141, दोनों पुरस्कार इसी तरीके से डिवाइड होते हैं श्रेणी में। अब आपको इतना पता होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर मैं बताने लगूं 96 लोग, आप याद करेंगे कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 96 लोगों को दिया गया, 96 लोग आप याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। NSA में 147 लोगों को दिया गया, नहीं याद कर पाएंगे। 2018 के लिए दिया गया, इस बार 2018 के लिए दिया जा रहा है, और 1965 में से स्टार्ट हुआ। तो आपको पता ये है, क्वेश्चन आपका ये हो गया कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्री के द्वारा आयोजित किए गए, दिए गए, बांटे गए, भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो आपके श्रम मंत्रालय के मंत्री हैं। पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए सॉल्व, सारे हो गए आपके। ठीक है, मिलते हैं आपको शाम को नई क्लास में, टीचिंग स्किल की हम नई क्लास करेंगे। बाकी जो चीजें हैं आपकी थोड़ा बहुत डिले हुई हैं, उसके लिए हमारी टीम आपसे तहे दिल से सॉरी बोलना चाह रही है, क्योंकि हम जिन चीजों को अच्छे तरीके से लाएंगे, जल्दबाजी में लाने की कोई जरूरत नहीं। सीटेट का रिजल्ट आया आपका, चीजें आप तेजी से बदलेंगे। सीटेट का नया बैच की जो वीडियोज हैं एक बाय एक आपके लिए आएंगी कि हम चीजें किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। सीटेट का आपका MCQ सीरीज वीडियो, थ्योरी चैप्टर वाइज, डिटेल वीडियो, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें, फॉलो करें, जिससे आप इस बार का जो जुलाई वाला सीटेट आने वाला है उस पर अच्छे से काम कर पाए। टीच मंत्रा का सीटेट का जो बैच होगा वो ड्रीम बैच होगा। ड्रीम बैच क्यों होगा, क्योंकि मैं उस बैच को अपने हिसाब से चीजें करवाना चाहता हूँ। और बाकी जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं, जो बच्चे कनेक्ट में हैं, या चीजें होती हैं कि स्टार्टिंग में होता क्या है, जब आप कोई एकेडमी या ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो आपको जान पहचान वाले वही बच्चे ही जुड़ते हैं आपसे, जो जानते हैं आपको, या फिर आप जिनको सजेशंस दे रहे होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं उनके लिए मैं एक पर्सपेक्टिव वीडियो लाऊंगा कि सीटेट यहाँ खड़े होकर सिर्फ पढ़ाने का मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे खड़े होकर सीटेट पढ़ाने लगा। कुछ अनुभव है, कुछ चीजें हैं, वो आपको बताना जरूरी है, वो आपसे शेयर करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सीटेट कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पास कर सकता है, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया है वो भी चीजें आपको पता चल गई होंगी। तो हम आपके लिए बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीटेट का जो आपके बैचेस की चीजें हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कल से और हो सकता है आज एक वीडियो आपका अपडेट होगा जिसपे हम एनालिसिस पे बात कर लेंगे, सीटेट के सिलेबस, बाकी चीजों के बारे में। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे बुक्स, बाकी चीजों के बारे में। ठीक है, फिर मैं 2 सीरीज का आपका अनाउंसमेंट ये करूंगा कि सीटेट का बैच हमारा चलेगा कैसे। 2 बैच मैंने अनाउंस किए हैं, CDP अवसर और सीटेट सफलता। तो सीटेट सफलता की जो पेडागॉगिक सेक्शन कोई भी हो आपका, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को छोड़ के हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट, मैथ्स और CDP, पूरी पेडागॉगी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है,
किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। इस बार की पेडागोगी आपकी किस तरीके से हम चीजें बदल सकते हैं वो आपको सामने दिखेंगे, आपके सामने रहेंगे। ठीक है, क्या बुक्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, उन पर डिस्कस हम कर लेंगे। अब वीडियो हो रहा है बड़ा, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी चीजें हम आपसे संडे लाइव में भी काफी चीजें डिस्कस कर लेंगे। और बाकी चीजें अब एक सहयोग आपका बनता है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मांग लें। एक सहयोग आपसे ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ लें अपने साथ। जोड़ने से होगा क्या कि अगर आप ज्यादा बच्चों को जोड़ लेंगे तो एक मोटिवेशन ये होता है टीचर के लिए कि यहाँ पे खड़े होकर इस क्लास को तैयार करने में 4 से 4 घंटे का मिनिमम टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, मेहनत सब बराबर ही करते हैं। फर्क क्या आ गया है, एक वायरल वीडियो का, एक आ गया है मेहनत वाली वीडियो का। तो दोनों चीजें आप समझ रहे होंगे, इंटरनेट का जमाना है आजकल। जो वायरल हो गया भले फिर वो कैसा भी कंटेंट पढ़ाने लगे बाद में, शुरू में भले उसने अच्छा पढ़ाया हो, फिर किसी को मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो फैन बनना बंद कर दें। किसी भी व्यक्ति का आप फैन मत बने। आप फैन स्टूडेंट हैं, आप किसी के फैन नहीं है। टीचर से क्वेश्चंस करें, पूछें, हमारे यहाँ पे या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो फैन बनने की जरूरत नहीं है किसी का। ठीक है, टीचर को फॉलो करें, अच्छे से मेहनत करें। आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप मेहनत करेंगे, आपका सब रिस्पेक्ट करें, सब कुछ करें। हाँ, अगर आपके पास सब कुछ है तो लाजमी सी बात है, सब आपके साथ ही खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और बाकी जो सीटेट रिजल्ट में क्वालिफाई है उनके लिए बेस्ट विशेष, बहुत अच्छा। आगे जो चीजें होने वाली है, ये एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगा कि सीटेट के बाद आप आगे किन किन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बना के मैं डालूंगा। काफी चीजें हैं आने वाली हैं, जो चीजें चल रही हैं, टीम हमारी पूरा काम कर रही है। बाकी जो बैचेस आपके हैं, जैसे हमारे सुपर टेट का बैच चल रहा है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट अभी डिले पे हैं, हमने स्टार्ट नहीं कर पाए। अब स्टार्ट करने के लिए मैं खुद कर सकता हूँ, खुद पढ़ाने लगूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ, ना मेरी एकेडमी या फिर मेरी टीम चाहती है ऐसे। ठीक है, वो वजह यही है कि आपको बेस्ट टीचर ही दिया जाए। ठीक है, और चुनाव का जो फाइनल रिजल्ट है उसकी वजह से चीजें आपकी बदली हैं काफी। ठीक है, चुनाव का जो फाइनल रिजल्ट रहा उसकी वजह से भी चीजें काफी बदली हैं। आपने देख लिया होगा, सारी चीजें आपके सामने आ गई होंगी। चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ गया है, यूपी टेट का रिजल्ट आपका जस्ट आने वाला है। वेट करें 4 से 5 दिन या 10 दिन के बाद 100% श्योर आ जाएगा। चीजें आपके लिए अब क्लियर हो गई हैं। सीटेट अगर क्वालिफाई कर गए बहुत अच्छी बात है, बेस्ट विशेष आपके लिए। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अगले स्टेप पे फोकस करें। सुपर टेट, केवीएस, DSSB, NVS, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, चूज आपको करना है। ठीक है, अब होता क्या कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज आएंगी, सब कुछ होगा। चुनाव की वजह डिले था, अब सब हो गया है, वैकेंसीज भी आएंगी, सब कुछ होगा। अगर आप प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो सिलेक्शन भी ले लेंगे। अगर इसी चीजों में पड़े रहे कि वैकेंसी कब आएगी, तो फिर चूक जाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए, बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर हमारी एकेडमी से जुड़े हैं तो आपके लिए हम बेस्ट लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कहीं और जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से फॉलो करें, बट मेहनत जरूर करें। ठीक है, सीटेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, बस तरीका हमारे लोगों को हो जाता है गलत। ठीक है, तो उस पर बात कर लेंगे। बाकी आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, मैं यही आशा करता हूँ, यही कामना करता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप सभी का ख्याल रखें, और सबका नाम गर्व से ऊंचा करें। ठीक है।